जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई जो आज स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। जिसका लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला चैप्टर 9, इसका लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला। और ये पहले ही लेक्चर में आपको एक बात बता दें, ये चैप्टर नंबर 9 जो है पहले ही लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। चैप्टर 9 का नाम क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कामा आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई, इकाई। चैप्टर का नाम का क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से 8 तक सभी भाई बंधु सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो आप सभी भाई बंधु प्लेलिस्ट में चले जाइए। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज आप वहाँ से सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आपको हम सभी वीडियोस का, जितने भी वीडियो हैं उनका सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा तरीका ये है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से जैसे वीडियो यहाँ से हम प्रोवाइड कराएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान समझिए, चैप्टर नंबर जो 9 है उसका लेक्चर नंबर 1 है। क्या नाम है? क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना। क्या क्षेत्रफल होता है, किसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, फिर उसकी आयतन क्या होता है, ठीक है, और धारिता क्या होती, इन तीनों के बारे में जानते हैं कि क्षेत्रफल, आयतन, धारिता है क्या वास्तविकता में, उसकी संकल्पना क्या है और उनकी इकाई क्या होती है। क्षेत्रफल की इकाई क्या है, धारिता की इकाई क्या है और आयतन की इकाई क्या है, इनकी सभी इकाइयों पर भी हम विधिवत से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी चैप्टर नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। 1 नंबर का तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, 2 नंबर का भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही बारीक से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और जुड़ते रहिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए क्षेत्रफल, मतलब एरिया क्या होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल कैसा होता है? द्विविमीय होती है, मतलब क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या क्षेत्रफल में होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है, इसलिए हमने कहा क्षेत्रफल द्विविमीय होता है। एक विमा की लंबाई होगी, दूसरी क्या होगी? चौड़ाई होता है। तो वो जैसे हमको कहते हैं फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है, या कमरे का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए उसमें सिर्फ लंबाई होगी और चौड़ाई होती, दो ही चीज़ होती। छत पे जो फर्श पड़ी है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो उसमें भी क्या होगी? लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। बात समझ पाया कि नहीं? तो ये क्षेत्रफल होता है। लिख लीजिए इसकी डिफिनेशन, फिर एक विधिवत से हम दोबारा समझा देंगे क्षेत्रफल। पहले लिख लीजिए डिफिनेशन कहते हैं क्या। डिफिनेशन क्या है, लिखिए भैया, समतल आकृति
समतल आकृति। और भैया आकृति हमारी कैसी कैसी आकृति? द्विविमीय। द्विविमीय द्विविमीय का मतलब समझ पाए? समतल आकृति मतलब समतल आकृति प्लेन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, प्लेन आकृति होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए? द्विविमीय, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ही होनी चाहिए। वैसी आकृति को क्या है, उसी का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपसे कहा समतल आकृति द्विविमीय में सीमा रेखा से घिरी में सीमा रेखा से घिरी में सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को क्या कहा? समतल आकृति द्विविमीय में सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। उस आकृति का भैया क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है। अब क्षेत्रफल के इकाई भी तो कहा है, ये तो क्षेत्रफल की संकल्पना होगी। अब इसको समझा रहे हैं। फिर इसके पूछा इकाई क्या होगी। ठीक है, यानी कि इसको हम किस क्षेत्रफल को हम किस में नापते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी। इकाई का मतलब यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा, किसमें हम क्षेत्रफल को नापते हैं। तो लिख लीजिए, इसका लिखिए, इसका मात्रक या इसे किसे भैया? क्षेत्रफल को। इसे किसे? क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान समझिए, मतलब जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या में मीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं तथा मिलीमीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं। अब ध्यान समझिए, इसका मतलब समझिए क्या? समतल आकृति द्विविमीय में सीमा रेखा से घिरी हुई समतल आकृति, मतलब जिसका प्लेन होना चाहिए, जिससे क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वहां पे नहीं होनी चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। इसलिए समतल कब होगा? जब क्या होगा? उसकी लंबाई चौड़ाई होगी ना। समतल की बात करें, लंबाई चौड़ाई, यानी कि समतल आकृति होना चाहिए, उसमें सिर्फ दो विमाएं, लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। में सीमा रेखा से घिरी, मतलब आसपास की जो उसकी बाउंड्री हुई से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हमारा कमरा है, ये हमारा कमरा बना हुआ दिखा। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा एक कमरा बना हुआ है। ठीक दोस्तों, ये कमरा मान लेते हैं ABCD। ये हमारा एक कमरा ABCD बना। तो देखिए पूरा समतल है कि नहीं? तो ये जो हमारी क्या होगी? लंबाई होगी। इस साइड ये हमारी क्या होगी? लंबाई। और ये भैया हमारी क्या होगी? चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इंटू क्या? चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि ये क्या? लंबाई इंटू जो चौड़ाई होती है। देखिए एक विमा की लंबाई और दूसरी विमा की चौड़ाई, इसलिए कहा द्विविमीय। दो ही विमाएं तो हैं। और में सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र, तो सीमा रेखा ये ABCD, AB तो ना BC CD और D है। देखिए इसके चारों तरफ से घूमा, लंबाई इधर भी लंबाई, ये लंबाई जितना AB होगा उतना CD होगा, जितना BC होगा उतना D होगा। तो ये देखिए ये सीमा रेखाओं से घिरी है कि नहीं? इससे जो क्षेत्र बनता है, इससे दो विमाओं से घिरी हुई आकृति से, दो विमाएं कौन सी? लंबाई और चौड़ाई से घिरी हुई आकृति से जो क्षेत्रफल बनता है, घिरी आकृति का जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसे क्या बनना? आप तो जब आप जानते क्या बनना? ये क्या बनना? आयत बनना कि नहीं बनना? ये भैया हमारा क्या बनना? आयत बनना।
वो आपको पता आयत का क्षेत्रफल, यदि हम इसका क्षेत्रफल ए बी और सी डी का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आपको पता आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है भैया। लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। तो जैसे यदि इस समतल का क्षेत्र हमको निकालना है तो कितना होगा? इस समतल का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। यानी कि आपके कमरा, यदि आयताकार कमरा है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? उसकी लंबाई नाप लीजिए, उसकी चौड़ाई नाप लीजिए, उसका गुणा कर दीजिए आपस में, तो वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि आप मीटर में नापेंगे, यदि आप कहाँ गया, यदि आप मीटर में नापेंगे तो मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। यदि आप उसको सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, जैसे कमरा है तो आप मीटर में ही नापेंगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कोई छोटी चीज है सेंटीमीटर, जैसे कापी की लंबाई नापनी है तो आप सेंटीमीटर में नाप लें। आप कापी की लंबाई, आपकी कापी देखो समतल होती या बुक आपकी समतल होती, जैसे कापी का एक पन्ना ले लीजिए, एक कापी का एक पन्ना ले लीजिए, उसको हमको चाहिए कि उस कापी के पन्ने का क्षेत्रफल कितना है। कापी ले लीजिए, उसका एक पेज ले लिया, हम उस पन्ने का क्षेत्रफल चाह रहे हैं, कापी के पन्ने का क्षेत्रफल चाह रहे हैं, तो कापी की लंबाई नाप लीजिए, कापी के पन्ने की लंबाई नाप लीजिए और उसकी पन्ने की चौड़ाई नाप लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा कितने क्षेत्रफल का है। क्योंकि उसको सेंटीमीटर में नापेंगे इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो बहुत छोटी चीजें होती हैं उनको जो नापना होता है वो मिलीमीटर में नाप लेते हैं। किस में नाप लेते हैं? बहुत छोटी चीजें होती हैं उनको जो नापेंगे उसको मिलीमीटर में नाप लेंगे और वहां से उसकी लंबाई निकाल लेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे। जैसे लंबाई निकाल लिया और चौड़ाई निकाल लिया, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां मिलीमीटर में आ जाएगा। इसीलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी क्षेत्रफल की? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर में हो जाएगा। तो आई होप आप क्षेत्रफल समझ गए होंगे, क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? ये आयत का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कल का जो चैप्टर होने वाला है, कल मतलब चैप्टर नंबर 10 में, उसी में ये पढ़ना है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये सभी क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सभी क्षेत्रफल के जो सबके क्षेत्रफल पे जो सवाल मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, वो कल का जो चैप्टर नंबर 10 होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ सिर्फ इसकी संकल्पना है और क्या है, इसकी इकाई है, उसकी चर्चा परिभाषा के करेंगे और कुछ प्रश्न कराएंगे जो देखने को आपको मिलेंगे, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्षेत्रफल कहते किसे हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं कि समतल आकृति, देखिए ये समतल आकृति है, द्विविमीय यानी कि एक लंबाई हो गई, चौड़ाई होगा, इसीलिए इसको हमने व्याकरण में क्या द्विविमीय होता है। में सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह, देखिए ये सीमा रेखाएं हैं कौन सी? ए बी और सी डी, और सी ए बी सी डी बी सी और ए डी, ये सभी क्या है भाई? ये इधर, ये और ये सीमा रेखाओं से घिरी हुई सतह के क्षेत्र को, जो इसकी एरिया अंदर का बनना है ये वाला, के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसको रब कर दें, ध्यान से देखिए, इसको हम भैया रब कर इधर दें। क्षेत्रफल के बाद आता है आयतन, ध्यान से देखिए, इसके बाद आयतन की बात करते हैं। आप ये डाल लीजिए आयतन और लिख लीजिए, ये जो आयतन होगा इसमें भैया 3 विमाएं होंगी, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। आयतन में कितनी विमाएं होंगी? 3 विमाएं होंगी। हेडिंग डाल लीजिए भैया आयतन। आयतन लिख लीजिए, फिर समझाते हैं ध्यान से। आयतन की पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर समझा लेते हैं। लिखिए ध्यान से, एक ठोस ब्रैकेट में कितना? त्रिविमीय। ठोस का मतलब क्या? त्रिविमीय। एक ठोस जितना स्थान घेरता है, एक ठोस जितना स्थान घेरता है, एक ठोस जितना स्थान घेरता है, बड़ी डिजाइन बन गई है। एक ठोस ब्रैकेट में क्या लिखा? त्रिविमीय, जितना स्थान घेरता है, एक ठोस जितना स्थान घेरता वह उसका आयतन कहलाता है, वह उसका
आयतन कहलाता है। वह उसका आयतन कहलाता है। ध्यान समझिए, वो एक ठोस जिसका क्या जिस कैसा होता है त्रिविमीय, यानी कि उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। जितना स्थान घेरता है, जितना स्थान वो घेरेगा वो ठोस, वह आकृति जितना स्थान घेरेगी उस आकृति वह उसका आयतन कहलाता है। वह इसका आयतन कहलाता है। यानी कि आयतन में क्या लंबाई भी भैया हमारी होगी, चौड़ाई भी होगी और क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। तीनों विमाएं होंगी। क्या कहा, द्विविमीय कहा था, उसमें क्या था, लंबाई क्षेत्रफल हो गया। इसमें तीन विमाओं की बात कैसे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो। कैसे देखें, ध्यान से चित्र बना के आपको हम दिखा रहे हैं, फिर इसकी यूनिट भी बताएंगे, इसकी इकाई क्या होती है। ध्यान से देखिए, ये दिख रहा, ये आकृति जो कहलाएगी हमारी, ये आकृति में है क्या, हमारी तीन विमाएं हैं। इस आकृति में क्या है, हमारी तीन विमाएं। इसमें लंबाई भी है भैया हमारी, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी है। ये देखो हमारी लंबाई को L से लिख रहे हैं, तो ये लंबाई हमारी कितनी, ये इतनी वाली जो नीचे वाली भाग है ये लंबाई हो गया। ये क्या होगी, लंबाई होगी। ये इसकी, ये इतना वाला भाग ये चौड़ाई हो गई B, और ये जो इसकी भाग ये वाली कहलाएगी, ये लाइन ये ऊंचाई कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। यानी कि इसके देखिए, ये चलो हम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ की जो ये डिस्टेंस कहलाएगी ये लंबाई कहलाएगी। ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो होगी ये हमारी चौड़ाई कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ये हमारी क्या कहलाएगी भैया, ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी। तो इसमें तीनों विमाएं स्थित हैं। कहा, एक ठोस, क्या है, मान लेते हैं ठोस है आकृति, जिसमें तीन विमाएं का है, तीन विमाएं का, जिसमें लेंथ हो, लंबाई हो, विड्थ हो यानी कि चौड़ाई हो और क्या हाइट हो यानी कि ऊंचाई भी हो। वो क्या, तीन विमाएं हो, जितना स्थान घेरती। अब जितना ये एरिया कवर कर रहा है, ये ठोस जितना एरिया कवर कर रहा है, मतलब स्थान घेर रहा है, वह उसका आयतन कहलाता है। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तीनों का मात्रक है भाई, ये ऊंचाई लंबाई चौड़ाई एक प्रकार की है, तो सभी लंबाई सबको मीटर में ही नापेंगे। आयत का होता क्या है, क्या होता, जैसे क्षेत्र आयतन निकालने हैं, क्या जैसे आयतन निकालना होता तो आयतन बराबर क्या होता, फॉर्मूला आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। जैसे घन का आयतन निकालते हैं या घनाभ का आयतन निकालते हैं तो यही होता। घन का आयतन निकालना होता क्या लिखते हैं, घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। या घनाभ का निकालते हैं जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो घन का होता है, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए घन का आयतन क्या हो जाता है, a क्यूब हो जाता है, मतलब भुजा क्यूब हो जाता है। और जो घनाभ होता है उसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है वो घनाभ कहलाता है। घन क्या, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है, समान होती है, जैसे दो दो दो, तो तीनों कितनी होंगी, फिर लंबाई भी दो, चौड़ाई भी दो, ऊंचाई भी दो, तो ये हमारा घन हो गया। और इसकी लंबाई से यही मान लेते हैं, यहाँ लंबाई मान लेते 3 है, 3 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई मान लेते हैं या लंबाई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो अलग अलग हो जाएगा, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, हमारा घनाभ बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, घनाभ बन जाएगा, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई। इसलिए घनाभ का आयतन कहे, इसे हमने लिख दिया घनाभ का आयतन। तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई को भैया, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो चौड़ाई को भी तो नापोगे तो मीटर, एक प्रकार की लंबाई ही तो है, और ऊंचाई का भी मात्रक क्या है, हमारा मीटर होता है। तो मीटर 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 3 बार आया, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना, मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब होता है। यानी कि इसे किसे, आयतन को, इसे मीटर क्यूब। अच्छा, यही इसको यदि हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जैसे लूडो का पासा देखा, लूडो का पासा जो होता है उसका भी तो है, तो उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी, तीनों चीजें हैं कि नहीं है। तो मीटर क्यूब उसको क्या, ऐसे क्या, मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। क्या, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा, मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब। इसे मीटर तथा सेंटीमीटर क्यूब में तथा कर लीजिए, चाहे ऐसे
इसे मीटर क्यूब तथा सेंटीमीटर क्यूब, ये बहुत है, 2 यूनिट बहुत है आपके लिए, ठीक है। इसे मीटर क्यूब तथा सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब यदि हमको आयतन नापना होगा तो या तो उसको मीटर क्यूब में नापेंगे या कहाँ में नापेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में नापेंगे। आई होप आप आयतन की जो संकल्पना है उसको समझ गए होंगे और उसकी इकाई क्या होगी वो आपने देख लिया जाके, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं। चलिए बात करते हैं धारिता की, इसको रब कर दें। बाकी जो फार्मूले हैं कल लिखाएंगे, कल का चैप्टर नंबर 10 में ही है आपका जो कुछ फार्मूले हैं। देखिए आयतन के बाद बात करते हैं धारिता की। दोस्तों धारिता क्या होती है, ध्यान से समझिए। हेडिंग डाल लीजिए धारिता। धारिता ध्यान से देखिए, धारिता किसे कहते हैं भैया? धारिता जो होता है किसी बर्तन में जितना द्रव आ जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है। लिख लीजिए फिर समझाते हैं कैसे। किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है, क्या? किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है, वही या वह उसकी धारिता कहलाती है, या वही उसकी भैया धारिता कहलाती है। धारिता कहलाती है, वही उसकी धारिता कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाएगी? धारिता। वही उसकी क्या कहलाती? धारिता। क्या कहा? किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है वही उसकी धारिता कहलाती है। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई पात्र है, मान लेते हैं एक हमारा ये पात्र है, ये हमारा एक पात्र है। अब मान लेते हैं इस पात्र में हमारे 5 जग पानी आता है। इस पात्र में कितना? इस पात्र में 5 जग। यदि हम 5 जग पानी भर दें, 5 जग क्या? पानी। 5 जग द्रव, मतलब पानी का मतलब क्या? 5 जग द्रव इसमें भर दें तो ये हमारा जो पात्र है पूरा भर जाता है, यहाँ तक फुल हो जाता है। समझ गए क्या कहा हमने? इस पात्र में जो हमने पात्र लिया है इसमें कितना? 5 जग पानी। मान ले हम एक बाल्टी ले ली, बाल्टी सब लोग जानते हैं ना, बाल्टी ले ली। मान लेते हैं उस बाल्टी में आपके घर में जो मग है, जो क्या है? मग है, उस मग से या लोटा जो होता है उस लोटा, मान लेते हैं उस बाल्टी में 10 लोटा पानी आता है। उस बाल्टी में क्या आता है? आप जब लोटे से पानी नापते हैं तो उस बाल्टी में 10 लोटे पानी आ जाता है। तो जो 10 लोटा होगा वह उसकी धारिता हो जाएगी। उस बाल्टी की धारिता पूछे तो क्या होगी? 10 लोटा जल जो उसकी धारिता हो जाएगी। जैसे हमने कहा ये पात्र लिया, मान लेते हैं ये बाल्टी है, तरीके से मान लेते हैं ये बाल्टी है, तो बाल्टी में कितना? 5 जग पानी आ रहा, तो इस बाल्टी की जो धारिता कितनी हो जाएगी? 5 जग हो जाएगी। इस बाल्टी की धारिता कितनी हो जाएगी? 5 जग हो जाएगी। डिफरेंस क्या कहता है? किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है, कोई बर्तन हो, बर्तन यानी कोई भी पात्र हो, बर्तन कहता है कोई भी पात्र है, उसमें जितना पानी आ जाए, पानी का मतलब द्रव। भाई द्रव का मतलब क्या? पानी, लिक्विड जो बह सके, जो बहते हैं वही द्रव कहलाते हैं। पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब कैसे हैं? द्रव पदार्थ ही तो है। इसको किसी बाल्टी में, किसी पात्र में भरे और पूरा वो फुल हो जाए, तो जितना वो पानी फुल हो जाएगा, जितना उसमें हमने पानी भरा, वही उसकी वो क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। बात समझ में? वही उसकी क्या कहलाती है? धारिता। यानी कि उसमें जितना हमारा पानी आ जाता वही उसकी धारिता कहलाती है। जैसे हमने कहा ये बाल्टी है, इस बाल्टी में 5 जग पानी आता है, तो इस बाल्टी की जो धारिता होगी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 5 जग हो जाएगी। मान लेते हैं बाल्टी, दिख तो नहीं रहा, हमने माना था एक पात्र मान लिया था इसे, ठीक है। चलिए उदाहरण में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए, जैसे भाई लिख लीजिए किसी बाल्टी में
बाल्टी में कितना 5 जग लिखा था, 5 जग पानी, किसी बाल्टी में क्या 5 जग पानी आता है तो 5 जग उसकी धारिता, तो क्या हो जाएगा, तो 5 जग उसकी धारिता हो जाएगी। मतलब यदि हम सॉरी भैया, कहा किसी बाल्टी में 5 जग पानी आता है तो 5 जग उसकी धारिता हो जाएगी। यानी कि यदि हम उस बाल्टी में 5 जग नहीं डालेंगे तो वो बाल्टी भरेगी नहीं, तो हमको उसकी धारिता पता चलेगी नहीं। यानी कि 5 जग जैसे डालते बाल्टी पूरी ऊपर तक भर जाती है, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, हमारी धारिता कहलाएगी। क्लियर है, कोई समस्या, कोई डाउट? अच्छा अब देखो द्रव है, तो द्रव को काहे में नापते हैं, दूध है आपका, पानी है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल, इसको काहे में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, है कि नहीं? किसमें नापते हैं, लीटर में नापते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, किसकी, धारिता की इकाई मतलब मात्रक। इसे किसे, धारिता को लीटर, किसमें नापेंगे हम, लीटर में नापेंगे। किसमें नापेंगे भैया, लीटर या मिलीलीटर, तथा लीटर या मिलीलीटर में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना सामान्य तरीके से क्या, धारिता को हम या तो लीटर में नापेंगे या तो मिलीलीटर में नापेंगे। धारिता को काहे में, लीटर में नापेंगे या मिलीलीटर में नापेंगे। बाल्टी में आपको जल नापना है तो काहे में नापते हैं, लीटर में ही तो नापते हैं। बाल्टी में जल नापना है तो लीटर में नापते हैं। दूध, यदि आपको दूधिया से दूध लेना है तो काहे में लेंगे, या तो लीटर में ले रहे होंगे। यदि पूरा 1 लीटर लेते होंगे तो बड़े लीटर से 1 लीटर नापता होगा। यदि आप आधा लीटर लेते होंगे तो 500 ml का पात्र आता है, 500 ml का लीटर आता है कि नहीं, तो 500 ml वाला होगा। और जैसे 250 ग्राम यानी कि 250 ml ले रहे हैं तो 250 ml वाला भी पात्र आता है, उससे हम ले सकते हैं। दोस्तों तो धारिता किसे कहते हैं और इसकी इकाई क्या होती, ये बात आपने जान ली, ये बात आपने सीख ली। एक बार हम पुनः धारिता के बारे में बता दे रहे हैं। क्या किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जाता है वही उसकी धारिता कहलाती है। कोई पात्र हो जितना उसमें, उस पात्र में जितना कोई द्रव, यानी कि जैसे पानी ले लिया, पेट्रोल ले लिया, डीजल ले लिया, मिट्टी का तेल ले लिया, दूध ले लिया, ये सभी द्रव पदार्थ जितना उसमें आ जाते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या, किसी बाल्टी में 5 जग पानी आता है तो 5 जग उसकी धारिता हो जाएगी। कोई बाल्टी जिसमें 5 जग पानी आता है तो 5 जग उस बाल्टी की क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। ठीक है, और धारिता को काहे में नापेंगे, या तो लीटर में नापेंगे या किस में नापेंगे, मिलीलीटर में नाप सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए कैसे प्रश्न लगाएंगे, इस पे ध्यान से देखिए। धारिता पे कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। दोस्तों यदि ये सारी बातें आपको समझ में आई हो कि क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है और धारिता की संकल्पना क्या है, किससे कहते हैं, तो दोस्तों एक बार झूम के शेयर करिए। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो का लिंक फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। धारिता पे कुछ क्वेश्चन कैसे लगाएंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे कहेंगे, कहता है, ध्यान से, कहता है 4 लीटर के जग में, पहला क्वेश्चन है भैया, 4 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 4 लीटर के जग में पानी भरने के लिए, आपसे कह रहा है 4 लीटर के जग में पानी भरने के लिए, ठीक है, 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। 50 मिलीलीटर के बर्तन से
के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा, के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा, कितनी बार पानी डालना होगा। ध्यान समझिए क्या कहता है, कहा 4 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। ठीक है, 4 लीटर के जग को, एक जग जो है उसमें 4 लीटर पानी आ जाता है। एक ऐसा पात्र का नाम क्या दे दिया, जग दे दिया, जिसमें 4 लीटर पानी आ जाता है उस पात्र में। तो कहता है 50 मिलीलीटर के बर्तन से, एक छोटा पात्र लिया गया 50 मिलीलीटर का, तो उससे हम कितनी बार उस जग में हम पानी डालें कि वो 4 लीटर पूरा हो जाए, पूरा जग भर जाए, यानी कि उसकी जितनी धारिता है वो पूरी हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए उसकी जो यूनिट होती है, यानी क्या, इकाई, जो उसकी इकाई होती है सेम होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ कितना है 500 मिलीलीटर है और यहाँ कितना है 4 लीटर है, तो लीटर है यहाँ मिलीलीटर है, या तो क्या करना है लीटर मिलीलीटर, इसीलिए सेम बना लेना। इसलिए लीटर को भी हम क्या कर लेंगे, मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। लीटर को किस में चेंज कर देंगे, मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपसे कहा 4 लीटर के जग में पानी, तो जग में पानी कितना है, जग कैसे लगाएंगे, दिया गया जग में पानी, 4 लीटर के जग में पानी, ये क्या है दे रखा है, जग में पानी, तो धारिता है कि नहीं, जग की क्या है, धारिता है। लिखना चाहें जग में पानी मतलब जग की धारिता, या जग में पानी लिखिए या जग की धारिता लिख सकते हैं। तो धारिता हमारी कितनी होगी, 4 लीटर। जग में पानी हमने लिख लिया, या जग की धारिता, धारिता का मतलब क्या है, जग में इतना पानी आ जाएगा, इसकी कैपेसिटी कितनी, इतने 4 लीटर जग में पानी आता। हमने कहा था जब किसी पदार्थ में जितने पानी कोई द्रव आ जाता है वही उसकी धारिता कहलाती है। अब जग में 4 लीटर द्रव आता है, इसलिए इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसलिए जग में पानी यानी कि जग की धारिता लिखना क्या चाहते हैं, जग की धारिता का मतलब जग में इतना पानी आता है, कितना 4 लीटर हो गया। या लिख देते हैं जग में पानी की जगह हम लिख देते हैं जग की धारिता, जग की धारिता, जग की धारिता मतलब जग में इतना पानी आता है, या जग में पानी ब्रैकेट में धारिता लिख लीजिए, या जग की धारिता कितनी हो जाएगी, 4 लीटर। ये दे रखा है और इसी को भरना है। तो 4 लीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप सभी भाई, 4 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो आप सभी भाई बहन जानते हैं कि 1 लीटर बराबर लिखोगे, चूंकि इस साइड में लिखना है, चूंकि 1 लीटर बराबर भैया हमारा होता है 1000 मिलीलीटर। क्या 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसलिए जहां पर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो हमको 4 लीटर में मिलीलीटरों की संख्या कितने मिलीलीटर होंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम 4 को 1000 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे क्या जाएंगे, ये लीटर जो है मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, इसको, और 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये तुरंत चेंज हो जाएगा कि मिलीलीटर में, यानी कि इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 4000 हमारा मिलीलीटर आ गया। आप क्वेश्चन में कहा था इस क्या कहा था, 4 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितना बार पानी भरना होगा। तो लिखेंगे 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी भरना होगा बराबर, पानी भरना होगा बराबर, पानी भरना होगा बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 4000 है, उसमें टोटल 4000 मिलीलीटर पानी आता है। और पात्र कितने का हमारा, बर्तन कितने का, 50 मिलीलीटर का। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आ जाएगी इसकी संख्या आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, 0, 5 एकम 5, तो 0 से 0 कहाँ से कट गया, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 0, यानी कितना 80 बार आ जाके, 80 बार। यानी कि यदि हम इस 50 मिलीलीटर के बर्तन से उस जग में 80 बार पानी भरेंगे तब जाके हमारा वो क्या होगा, जग कंप्लीट हुआ, 4 लीटर पानी उसमें जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं। तो पूछा था 50 मिलीलीटर के बर्तन में कितनी बार पानी डालना है, तो लिखोगे आंसर क्या आता है,
या तो यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आंसर 80 पर लिख के छोड़ दीजिए, या इसके बाद थोड़ा और इसकी सुंदरता बढ़ाना चाहते तो और लिख दीजिए। अतः 50 मिलीलीटर के बर्तन से जग में पानी, अतः 50 मिलीलीटर के बर्तन से जग में पानी भरना पड़ेगा बराबर, पानी भरना पड़ेगा बराबर कितने? अतः 50 मिलीलीटर के बर्तन से जग में पानी भरना पड़ेगा बराबर कितना? 80 बार। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 50 मिलीलीटर के बर्तन से जग में पानी, जग में कितना? जग की धारिता कितनी? 4 लीटर। यानी कि 50 मिलीलीटर के बर्तन से यदि जग में पानी भरना है तो भरना का पड़ेगा कितनी बार में? 80 बार में। यदि हम पानी भर देंगे तो हमारा जग में टोटल पानी आ जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, दूसरा। इसको रख रहे हैं प्रश्न को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है। देखिए अब ऐसा प्रश्न लगा लेंगे ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है 5 लीटर दूध नापने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 लीटर दूध नापने के लिए क्या 5 लीटर के दूध को नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से 250 मिलीलीटर के नपने से मतलब जिससे नापा जाता है उसको कहा है नपने से कितनी बार दूध नापना होगा। नपने से कितनी बार दूध नापना होगा। ध्यान से देखिए भैया, बढ़िया प्रश्न ये भी है। कितनी बार दूध नापना होगा। देखिए इसको रब कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन के आंसर को हम रब कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आपसे कहा है कि 5 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध नापना होगा। ध्यान समझिए। अब हमारा 5 लीटर दूध नापने के लिए, तो 5 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध नापना होगा। तो दूध हमारा कितना है? दूध कितना हमारा? दूध कितना है? सोल्यूशन कर रहे हैं। दूध हमारा कितना है? 5 लीटर है। दूध कितना हमारा? 5 भैया लीटर है। और इसको कितना 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार नापना पड़ेगा। 5 लीटर यदि हम नापना चाहते हैं और हमारे पास क्या है 250 मिलीलीटर का ही लीटर है, 250 मिलीलीटर का ही लीटर है, तो उससे हम कितनी बार इस दूध को हम नापेंगे। ध्यान से समझिए भैया, कितनी बार नापेंगे। तो पहले हमने कहा था यूनिट जो है उसकी इकाई हम सेम कर लेते हैं। यहां मिलीलीटर है, यहां लीटर है, तो इसको फटाफट क्या कर देंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और आपको सभी को पता है, चूंकि क्या लिखोगे 1 लीटर बराबर भैया क्या होता है, 1 लीटर कितना होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है कि नहीं होता। अब फटाफट जहां पर देखिए 1 लीटर, यहाँ 5 लीटर है, यहाँ 1, जब 1 लीटर की वैल्यू कितनी 1000 है, तो 5 लीटर की क्या हो जाएगी 5000 हो जाएगी। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूध हमारा कितना है 5 गुणे 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व कर कितना है 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। लीटर में वही दूध को हम पढ़ेंगे तो 5 लीटर है, और मिलीलीटर में पढ़ेंगे तो इतना 5000 मिलीलीटर। आपसे कहा 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध नापना होगा, तो लिखेंगे 250 मिलीलीटर के नपने से, नपने मतलब जिससे दूध नापा जाता है, 250 मिलीलीटर के नपने से दूध नापना होगा बराबर, नापना होगा बराबर कितना
देखिए 250 मिलीलीटर के नपने से दूध नापना होगा हमारा कितना, टोटल दूध कितना है, टोटल दूध कितना 5000 है, और कितना टोटल दूध हमारा 5000 मिलीलीटर है, और 250 से नापना है, इसलिए क्या करेंगे हम 250 से इसको डिवाइड कर देंगे। फटाफट देखिए इसको काट पीट लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही हमारा उतने बार नापेंगे। 0 से 0 कट गया, 25 इक्कम 25 होता है, और 25 दूना भैया कितना होता है 50, 25 इक्कम 25, 25 दूना 50, 0, यानी कि कितने बार 20 बार, 20 बार। यानी कि यदि हम 250 क्या, यदि हम 250 मिलीलीटर का पात्र लेंगे तो 5 लीटर को दूध या 5 लीटर दूध हमें नापना है तो कितना 20 बार नापना होगा उसको। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन आपको। ठीक है, अतः आंसर लिखोगे, अतः 250 मिलीलीटर के नपने से दूध नापना होगा बराबर कितना 20 बार, 20 बार, ये हमारा आंसर हो गया। क्या, अतः 250 मिलीलीटर के नपने से दूध 20 बार नापना होगा, चाहे यानी कि दूध 20 बार नापना होगा, या लास्ट में नापना होगा बराबर 20 बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। या क्या लिख सकते हैं, अतः 250 मिलीलीटर के नपने से दूध 20 बार नापना होगा, या लास्ट में जैसे हमने लिखा ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा इससे हटके है, देखिए कैसे, इसको रब कर दिया इस प्रश्न को। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है हमारा, थर्ड प्रश्न क्या कहता है, इसको देखिए बड़ी ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा तीसरा क्वेश्चन। थर्ड प्रश्न कहता है 2 लीटर के बर्तन को 2 लीटर के बर्तन को 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर के बर्तन में 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर के बर्तन में 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर के बर्तन में 5 बार पानी से भरा जाता है। बर्तन में 5 बार पानी से भरा जाता है। 5 बार भैया पानी से क्या कर दिया जाता है, भरा जाता है। इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग को कितनी बार में भरा जा सकता है। 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग को कितनी बार में भरा जा सकता है, कितनी बार में भरा जा सकता है। थोड़ा सा चेंज हुआ प्रश्न है, भरा जा सकता है। ध्यान समझिए कैसे इसको लगाएंगे। इस प्रश्न को जो उत्तर था पिछले प्रश्न का, इसको हम रब कर रहे हैं भैया, ध्यान समझिए, इसको बड़े ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न। 2 नंबर में, ऐसा प्रश्न 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। कहा 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार पानी से भरा जाता है। मतलब एक ऐसा पात्र है जिसमें 2 लीटर पानी आता है, एक ऐसा पात्र है जिसमें 2 लीटर पानी आता है, यानी कि उस पात्र की धारिता कितनी हो गई, 2 लीटर हो गई। देखिए तो उसमें 2 लीटर पानी आता है, और उस 2 लीटर पानी उस पात्र में 5 बार हम कितने डालते हैं, 250 मिलीलीटर के 5 बार डालते हैं। तो 5 बार डालेंगे तो भरेगा तो है नहीं पात्र, क्योंकि 2 लीटर है, इसलिए जितनी बार डालते हैं 5 बार में। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग, जो शेष भाग हमारा बचा है वो कितनी बार में भरा जा सकता है। ध्यान समझिए कैसे, ये जो हमारे बर्तन की धारिता कितनी है, बर्तन की धारिता
मतलब बर्तन की धारिता मतलब कि बर्तन में कितना पानी आएगा, वही तो बर्तन की धारिता कितनी हुई जाके 2 लीटर। और हमने कहा था, अभी आपको कोई बात बताया था कि किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, उसकी इकाई सेम होनी चाहिए। यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ लीटर है, तुरंत लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीलीटर में लिखोगे। चूंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है, चूंकि 1 लीटर बराबर 1000, ये प्रश्न में लिखना हो, हम इसलिए बार बार हम खुद लिख रहे हैं जिससे आप भी लिखें। तो यानी कि 2 को यदि हमको क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, मिली लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये चेंज हो गया। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2000 मिलीलीटर, यानी कि बर्तन की धारिता कितनी हो गई 2000 मिलीलीटर। हम चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक पात्र है, ध्यान से देखिएगा, ये एक हमारा पात्र है, ये ठीक है, ये हमारा एक पात्र है जिसमें हमारा टोटल जल कितना भरा है 2000 मिलीलीटर। टोटल जल यहां से लगाकर यहां से पूरा फुल किया गया है, कितना 2000 ml से 2000 मिलीलीटर, मतलब ml का मतलब क्या, मिलीलीटर से फुल किया गया पूरा पात्र है। फिर कहा है 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार में भरा जाता है। देखिए 250 मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर के बर्तन से 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार पानी भरने पर 5 बार 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार क्या 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर के बर्तन से 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार पानी 5 बार बर्तन में, ऐसे लिखे 5 बार बर्तन में पानी भरेगा बराबर, पानी भरेगा बराबर। मतलब कहने का 250 मिलीलीटर का जो बर्तन है, मतलब जो पात्र लिया गया, जो लीटर जिसको क्या बोलते हैं, मान ले दूध ही एक तरीके से पानी की बात यहाँ कर रहा है, यहाँ तो पानी की बात कर रहा है। मान लेते दूध को लीटर में मापते हैं, पानी को भी तो लीटर में नापेंगे, तो क्या कर रहे हैं 250 लीटर के बर्तन वही मान लेते हैं, पानी के जो लीटर है उसे नाप रहे हैं, और 5 बार बर्तन में, उस बर्तन में जिसमें टोटल जिसकी धारिता कितनी, कौन सा बर्तन यहाँ पर लिखा हमने, टोटल जिसकी धारिता 2 लीटर में पानी भरा जाएगा कितना 250 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 25 हासिल आया 2 5 10 2 12 1250 कितना होगा मिलीलीटर। यानी कि यदि हम 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार बर्तन में, मैं देख जिसकी धारिता कितनी है 2 लीटर, उसमें पानी भरेंगे तो 1250 मिलीलीटर पानी भर जाएगा। मान लेते चित्र में देखिए 1250 मतलब भरना स्टार्ट किया, तो मान लेते हैं पानी यहां से यहां तक ये 1250 मिलीलीटर है, इतना पानी भर गया। ध्यान समझिए, ये वाला जो हम ब्लू से कर रहे हैं, ये डिजाइन बना रहे हैं, पानी भर रहे हैं, ये देखिए ये यहां तक पानी भर गया, यहीं तो भरा है पानी, ये पानी भर गया। अब देखिए टोटल है 2000 ml और यहाँ कितना है 1250, तो शेष कितना बचेगा, शेष 2000 में से 1250 को घटा दीजिए। 2000 ml में से यदि हम 1250 ml को घटा देंगे, यानी 2000 ml में से 1250 ml घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर देखिए लाल से लिखे दे रहे हैं, कितना बचेगा शेष पानी हमारे पास 750 ml भरेगा, बचेगा कि नहीं शेष पानी हमारे पास, इतना पानी अभी और हमको भरना होगा 750 ml। तो वही तो कहा था, इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग को कितनी बार में भरेंगे, यानी कि ये जो 750 मिलीलीटर पानी बचा है इसको किससे भरना है। अब 50 मिलीलीटर का बर्तन दिया गया है, 50 मिलीलीटर का 1 लीटर दिया गया, पात्र दिया गया, उससे इसको कवर करना है। तो ये पानी जो खाली स्पेस है जिसको हम रेड से भरना है, जो खाली हमने क्या लिख दिया, जो खाली स्पेस, इसको अब हमको भरना है किसके 250 मिलीलीटर के पात्र से। तो लिख लीजिएगा शेष पानी, क्या बता था शेष भाग को, तो शेष भाग में पानी कितना होगा, शेष भाग में पानी, मतलब शेष भाग में पानी कितना है, अभी कितना पानी भरना है शेष भाग में पानी, मतलब शेष भाग में कितना पानी होगा, अभी कितना पानी हमको भरना है, शेष भाग कितना बचा, शेष भाग में पानी कितना भरना होगा, टोटल हमारा 2000 है,
2000 में से हम क्या कर देंगे 1250 घटा देंगे, तो भैया हमारे पास कितना बचेगा, इसी प्रकार लिख देंगे यहाँ पर कितना घटाने बचेगा 750 ml मिलीलीटर। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इसमें से 2000 में से 1250 घटाएंगे 750 मिलीलीटर भरा जाके बचा जाके, यही तो बचेगा। अब आपसे क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं, हमने कहा शेष भाग में पानी, मतलब जो इतना भाग होगा इसमें कितना पानी होगा 750 मिलीलीटर हो जाएगा। अब आपसे कहा था इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग में कितनी बार पानी बना होगा, लिखिए 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग में पानी भरना होगा बराबर 50 मिलीलीटर के नपने से शेष कौन सा, ये जो बचा है, शेष भाग में पानी भरना होगा बराबर पानी तो भरना होगा बराबर, पानी भरना होगा, इधर लिखते हैं पानी भरना, इसके नहीं उसके आगे लिखोगे होगा, पानी भरना होगा बराबर क्या 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग में पानी भरना होगा बराबर कितना, टोटल कितना 750 है, इतना अभी शेष भाग बचा था 750 ml पानी शेष बचा था, और किससे बनना 50 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया भैया, 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5 दिख रहा है, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, 1 आएगा और 2 25 हो गया जाके ना, तो कितना 25 पचम 25, ये चीज समझ में आई क्या, 5 एकम 5 और फिर यहाँ क्या 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा 25 हो गया, पचम 25 यानी कितना आएगा 15 बार आया जाके, यानी कि हमको जो शेष भाग है 750 ml जो हमारा शेष भाग है, इसमें यदि हमको जल भरना है तो कितनी बार में भरेगा 15 बार में, हम इसमें 15 बार इससे 50 मिलीलीटर के पात्र से इसमें हम 15 बार पानी भरेंगे, तो ये खाली स्पेस है जो ये हमारा कवर हो जाएगा। कितनी बार इसमें पानी डालेंगे 15 बार डालेंगे, तो ये खाली स्पेस हमारा जो दिख रहा है ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। फिर भी यदि लगता है कहीं पे डाउट नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पुनः इसको रिपीट करके, नहीं ये प्रश्न समझ में आया हो तो एक बार पुनः इसको रिपीट करके दोबारा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो चैप्टर नंबर आपका कौन सा था, चैप्टर नंबर 9 था, क्या नाम था इसका, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। चैप्टर नंबर 9 आपका फुल्ली कंप्लीट होगा। जितने टाइप के प्रश्न इसमें बनने थे धारिता पे, हमने आपको प्रश्न करा दिए। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए बड़ी ही ईमानदारी के साथ इन प्रश्नों को देखकर जरूर नोट्स बनाइएगा और लगाइएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, बाकी आयतन और क्षेत्रफल जो है, ठीक है, इनके प्रश्न कैसे अगला लेक्चर कहने का मतलब अगला जो चैप्टर आएगा कौन सा 10, उसमें विधिवत से और चर्चा करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि नहीं। अगला चैप्टर जो क्षेत्रफल वाला है, इसलिए उसको बड़े ही ध्यान से अगला चैप्टर आपको सिखाएंगे। इस क्षेत्रफल वाला कैसे निकालते हैं, कैसे प्रश्न दिए होंगे उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगले चैप्टर में इस टाइप के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।